हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था हाइपोथायरॉयडिज्म और कुछ और बिनाइन डिसऑर्डर्स थायराइड के। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइडाइटिस। इसके बाद में अपन अगली वीडियो में इसकी मेलिग्नेंसी करके थायराइड को खत्म कर देंगे। आज का जो टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मीनिंग है बेसिकली कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव है। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में समझें तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर T3 और T4 का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाइपोथायरॉयडिज्म को। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मीनिंग होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। सिमिलर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। प्राइमरी का क्या मतलब है कि थायराइड ग्लैंड की किसी डिजीज की वजह से T3 और T4 वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। लेकिन फर्ज करो अगर प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के थ्रू स्टिमुलेट करता है थायराइड को T3 और T4 के प्रोडक्शन को लेके। तो अगर पिट्यूटरी अबनॉर्मल है, फंक्शन कर रही है, विद हाइपोथैलेमस अबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है, ज़रूरत के बिना अगर T3 और T4 रिलीज करवा रहा है, तो वो कंडीशन किसकी होगी? सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो बेसिकली यहाँ क्या देखेंगे अपन कि अगर पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का और उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन को देखने को मिल रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि उस पेशेंट को क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप हो सकते हैं। प्राइमरी का बेसिक मीनिंग क्या है कि गोइटर एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। गोइटर का क्या मतलब था? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। अगर थायराइड की ग्लैंड की इनलार्जमेंट है उसको अपन ने क्या बोला? गोइटर। तो अगर गोइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि इनलार्ज हो रहा है, साथ साथ में उसके जो T3 और T4 की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, ये दोनों साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो अगर थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया और साइमल्टेनियसली T3 और T4 की अमाउंट भी ब्लड में ज़्यादा मिल रही है, तो ये क्या है? प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। ये अपन जैसे कल अपन ने प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था, उससे भी रिजेंबल कर रहा है कि गोइटर यानी कि इनलार्ज हो रहा है, उसकी वजह से साथ साथ T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कल अपन ने देखा डिसहार्मोनोजेनेसिस। क्या था कि कोई ग्लैंड अगर नॉर्मली अपनी नॉर्मल शेप और साइज में हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल लिमिट है वो अगर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो साइज में ग्रो कर जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और बाद में वो नॉर्मल जो लेवल्स है उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि थायराइड की साइज भी बढ़ जाएगी, साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा? प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अपन को ख्याल ये रखना है जो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आर प्रीडोमिनेंट। सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, अगर थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट आएगा तो उसमें अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगी। दोनों में ही न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन होंगी। लेकिन जो प्राइमरी वाला है उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन प्रीडोमिनेंट होंगी। और यहाँ पे आई साइंस आर कॉमन। ये आई साइंस ग्रेव्स डिजीज का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ग्रेव्स डिजीज अगर एक पेशेंट में है, जैसे कि पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के बहुत सारे आएंगे क्लिनिक में, लेकिन अगर वो ग्रेव्स डिजीज की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसमें अपन को फॉर श्योर आई साइंस देखने को मिलेंगे। ये कौन से होंगे ये भी अपन जब ग्रेव्स डिजीज को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारे बताऊंगा। लेकिन अपन ने ख्याल ये रखना है कि प्राइमरी का एग्जांपल क्या है? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा? आई साइंस और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आर प्रीडोमिनेंट। इसके बाद चलते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में क्या होगा कि थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि इंक्रीज T3 एंड T4 प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कब? ये गोइटर के साथ साथ हो रहा था, लेकिन ये क्या होगा? एक लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर के कुछ समय बाद। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट में गोइटर यानी कि उसकी इनलार्जमेंट थायराइड में हो गई, फर्ज करिए आज, और आज से 1 महीने बाद अगर उसको थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्पटम्स आ रहे हैं, यानी कि T3 और T4 का प्रोडक्शन 1 महीने बाद बढ़ रहा है, तो यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये थायराइड से रिलेटेड चीज़ नहीं है। अगर थायराइड से रिलेटेड होती, उसके एनलार्जमेंट की वजह से T3 और T4 बढ़ रहे होते तो वो प्राइमरी हो जाता। लेकिन यहाँ गोइटर अलग है अपने में, और कोई और रीज़न है, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का कोई अबनॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो गया किसी वजह से, उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। और इसमें कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन आर प्रीडोमिनेंट। यहाँ न्यूरोलॉजिकल थी, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर प्रीडोमिनेंट होंगी। और यहाँ पे आई साइंस अनकॉमन है, यानी कि इन पेशेंट्स में आई साइन नहीं देखने को मिलेंगे। ग्रेव डिजीज का इसका है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जांपल है, उसमें आई साइन देखने को मिलेंगे। अब अपन ग्रेव डिजीज को देख लेते हैं। ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये मोर कॉमन है कौन से एज ग्रुप में? 20 to 40 ईयर ऑफ एज। और मोर कॉमन किस में है? फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल। और रेशियो क्या होगा? 11:1, यानी कि 11 टाइम्स मोर चांसेस हैं एक फीमेल में ग्रेव डिजीज होने के एज कम्पेयर टू मैन। और इस डिजीज में बेसिकली होता क्या है? इसमें एटियोलॉजी क्या है इसकी? ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, सिंस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बनेंगी? टीएसएच रिसेप्टर्स के खिलाफ। यानी कि टीएसएच जो कि थायराइड पे आके बाइंड होकर और उसको
स्टिमुलेट करता था कि T3 और T4 को अगर TSH ज़्यादा है तो T3 और T4 थायराइड ज़्यादा बनाएगा, कम है तो कम बनाएगा। लेकिन अगर वो TSH के रिसेप्टर है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, तो ये एंटीबॉडी किस टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है। पहली क्या है? स्टिमुलेटरी, दूसरी होती है इनहिबिटरी। यानी कि एक ऐसी एंटीबॉडी जो TSH के रिसेप्टर पे जाके और बाइंड हो जाए, उसकी वजह से थायराइड T3 और T4 का प्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो ये क्या हो गया? इनहिबिटरी एंटीबॉडी होगी। लेकिन फर्ज करो कि ये एंटीबॉडी बनाई है जाके TSH के रिसेप्टर पे बाइंड होगी और ये TSH की तरह ही उसको सिग्नल दे रही है। TSH कैसे सिग्नल देता था कि T3 और T4 बनाओ, और ये एंटीबॉडी भी उस कुछ इस तरह से सिग्नल दे रहा है, तो ये क्या होगी? स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी होगी। और अपन ने क्या देखना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो सबको बेसिकली समझ में आता है कि क्या होगा? यहाँ पे स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज ही बनेंगी। इनहिबिटरी बन जाती तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता ना, हाइपर नहीं होता। तो स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज बनेंगी किसके खिलाफ? TSH रिसेप्टर के खिलाफ। और ये ग्रेव्स डिजीज का करेक्टरिस्टिक फीचर है। और ऑल्सो नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? बेसिकली एंटीबॉडीज होते हैं। तो TSH रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, ये इसका एटियोलॉजी है, इसका कोज है। अब ये जो ग्रेव्स डिजीज है किस किस चीज़ों से एसोसिएटेड होता है? दिस इज एसोसिएटेड विद HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DQ-A1 सबटाइप 501, HLA-DR-B1 सबटाइप 701। और ये चीज़ें बस अपन को ख्याल में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में किसी तरह से अगर इनको यूज़ करें, तो अपने ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है। दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ CTLA4 जीन। अपन जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इस जीन का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो अपने बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ CTLA4 जीन इज एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज। इसके बाद अपन चलते हैं इसके सिम्टम्स पे। कल मैंने आपको समझाया था सिम्टम्स और साइंस में क्या फ़र्क है। सिम्टम्स में होता है क्या? हीट इंटॉलरेंस। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या था? कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि पेशेंट से कम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ उससे ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी एपेटाइट इंक्रीज होगी, यानी कि पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी। ये जस्ट उल्टे है कि इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के। वहाँ पेशेंट को भूख कम लग रही थी लेकिन वेट गेन हो रहा था, यहाँ क्या होगा? इंक्रीज एपेटाइट बट वेट लॉस। वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है उसमें। T3 और T4 थायराइड का काम क्या है? बेसिकली BMR को मेंटेन करना, और यहाँ T3 और T4 ज़्यादा है तो BMR हाई होगा, तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी होंगी और उनके लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे वेट लॉस होगा पेशेंट में, भूख लग रही है बट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो उससे पहले ही एक्सक्रीट हो रहा है, और जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज हो रही है किसमें? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। यहाँ पे हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, लैक ऑफ स्लीप होगी। वहाँ लिथार्जी था, यहाँ पे हाइपर एक्साइटेबिलिटी है, उसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप, यानी पेशेंट को नींद कम आएगी, ज़्यादा उत्साही होगा। पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा। डायरिया क्यों होगा? क्योंकि जो T3 और T4 है वो इंटेस्टाइन पे भी एक्ट करते हैं, और यहाँ पे इंटेस्टाइन में डायरिया कैसे होगा कि वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे, और कंटिन्यूस अगर जल्दी जल्दी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी तो वो जल्द कर देगी डायरिया। अमनीरिया को भी कर देगा, ये अमनीरिया भी एक सिम्टम है इसका, ग्रेव्स डिजीज का। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके साइंस में। साइंस में क्या होगा? टेकिकार्डिया, ट्रेमर्स, स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, फिंगर क्लबिंग। पेरिटिबल मिक्सडिमा। पेरिटिबल मिक्सडिमा क्या है? कि जो टीबिया के अराउंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो पेरिटिबल मिक्सडिमा। मिक्सडिमा कल मैंने आपको बताया था क्या होता है? नॉन पिटिंग एडिमा। किसकी वजह से होता है? कि जो T3 और T4 है वो स्टिमुलेट करते हैं किसको? सॉरी, जो TSH है वो स्टिमुलेट करता है किसको? फाइब्रोब्लास्ट को। फाइब्रोब्लास्ट क्या रिलीज करेगा? GAG। और GAG क्या है? वाटर लविंग है, वाटर को ट्रैप करेगा, उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। तो पेरिटिबल मिक्सडिमा। एंड आई साइंस। आई साइंस आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर ग्रेव्स डिजीज एंड ऑल्सो नोन एज ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। अगर क्वेश्चन आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का डील करने को मिल रहा है तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखना कि क्वेश्चन में पेशेंट के कोई भी आई साइंस दिए हुए हैं क्या। अगर कोई भी रिलेटेड है आई से सिम्टम, उसके अंदर पेशेंट में कोई भी चीज़ बता रहा है एग्जामिनर, तो आप वहीं श्योर हो जाना कि जो क्वेश्चन है वो शायद ग्रेव्स डिजीज का ही होगा। कौन से आई साइंस देखने को मिलते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस का क्या मतलब है? कि जो आई है वो बल्ज आउट हो जाएगी अपने ऑर्बिट से, वो बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड हुई दिखेगी, बड़ी दिखेगी साइज में। ऑल्सो नोन एज नेफ्ट जिगर साइन। और क्या होगा? लिड रिट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज डेलिम्पल साइन। यहाँ क्या होता है कि अपर स्क्लेरा विजिबल होती है, यानी कि जो आईलिड है वो रिट्रैक्टेड फील होगी कि ऊपर की तरफ की हुई है, और ये वाला पोर्शन यूजुअली दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में ये देखने को मिलेगा। और क्या होगा? लिड लेग। लिड लेग का क्या मतलब है? कि पेशेंट ने ऊपर की तरफ देखा और जब वापस नीचे की तरफ देखता है तो उसकी जो ये आई बॉल है ये पहले नीचे आ जाएगी, लेकिन जो लिड्स हैं वो यूजुअली साथ साथ नीचे आनी चाहिए, बट ये लेग होगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इनएबिलिटी टू कन्वर्स आई बॉल्स, यानी कि पेशेंट कन्वर्स करने में इनेबल होगा।
अगर इस पेशेंट को आप बोलेंगे कि दोनों आँखों को कन्वर्ज करो तो ये पॉसिबल उसके लिए नहीं होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा। ये क्या होता है? मोबियस साइन। और क्या होगा? स्टेयरिंग लुक। जैसे कि ये पेशेंट देखो, ये स्टेयरिंग लुक, कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग लुक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में, या फिर इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। उसके ब्लिंक जो ब्लिंकिंग है वो इनफ्रीक्वेंट है, वो यूजुअली जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही, वो बहुत डिलेड है, बहुत टाइम से हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? स्टिल्बर्ग साइन। और क्या होगा? अब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकलिंग ऑन लुकिंग अपवर्ड्स। क्या होता है कि पेशेंट को अगर ऊपर देखने को बोला जाए तो यूजुअली यहाँ पे रिंकल्स बन जाते हैं, लेकिन जो ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट है उसके अंदर अगर उसको आप ऊपर देखने को मिलोगे बोलोगे तो उसमें रिंकलिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? जोफ्रो साइन। तो ये क्या है? कुछ ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी यानी कि कुछ आई साइंस हैं जो कि ग्रेव्स पेशेंट में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके बाद में अपन इसकी इन्वेस्टिगेशन में चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या हुआ? सीरम एनालिसिस। सीरम एनालिसिस में क्या देखने को मिलेगा कि टीएसएच की अमाउंट डिक्रीज्ड है, लेकिन टी3 और टी4 ज़्यादा है। टी3 और टी4 ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। लेकिन अपन ने कल भी देखा था कि ब्लड में टी3 और टी4 ज़्यादा है, इससे ये तो पता लग रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म है, लेकिन वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है वो किससे पता लगेगा? टीएसएच से। यहाँ टीएसएच कम है। टीएसएच कम है का क्या मतलब हो गया कि टीएसएच तो कम है, तो इस थायराइड को कौन बोल रहा है कि तुम टी3 और टी4 ज़्यादा बनाओ? कोई नहीं बोल रहा ना, क्योंकि ये खुद ही बना रहा है कि यानी कि इसके अंदर खुद में डिफेक्ट है कोई। अगर टीएसएच की अमाउंट ज़्यादा होती और फिर इसकी वजह से टी3 और टी4 ज़्यादा होते तो समझ में आता है कि थायराइड कहना मान के और उसका जो यूजुअल फंक्शन है वो कर रहा है कि भाई मुझे अगर बोला गया बनाने के लिए तो मैं बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उसको बोला ही नहीं जा रहा, ये तो बहुत कम है, फिर भी उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो यानी कि बीमारी कहाँ पे है? थायराइड के अंदर ही है। तो ये प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कंडीशन। और यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक। कल भी मैंने बताया था कि टी3 और टी4 बनाना है थायराइड ने, तो उसने आयोडीन उसको रिक्वायर्ड होगा। बिना आयोडीन का टी3 और टी4 बनेगा नहीं। और अगर टी3 और टी4 ज़्यादा बना रहा है तो आयोडीन का अपटेक भी ज़्यादा होगा। तो अपन अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे तो पता लग जाएगा कि थायराइड में जो उसकी अपटेक है वो ज़्यादा है कि कम है। जैसे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ऐसा अपीयर होगा, यानी कुछ इस तरह से इतना ही आयोडीन उसने लेना चाहिए, लेकिन हाइपर थायराइडिज्म के ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में थायराइड में जो आयोडीन का अपटेक है वो बढ़ जाएगा। और क्या होगा? इंक्रीज ट्रैप। ट्रैप क्या था? अभी अपने देखा था टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, तो ये भी इंक्रीज मिलेंगी। इसके बाद में इसके अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलेगा? अल्ट्रासाउंड में अपन देख सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड एंड इंक्रीज वेस्कुलरिटी। इंक्रीज वेस्कुलरिटी क्योंकि अगर हाइपर एक्टिव है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और थायराइड की साइज बढ़ जाएगी। इसके बाद में अपन इसके ट्रीटमेंट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जरी अपन यूजुअली परफॉर्म नहीं करेंगे, सर्जरी से पहले अपन उसको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर नॉन सर्जिकल कुछ प्रोसेस होंगे। जो मेडिकल है उसमें क्या करेंगे? एंटी थायराइड ड्रग देंगे। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अलोंग विद बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि एंटी थायराइड ड्रग्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कि अपन प्रीफर करेंगे कि इस वाले से काम बन जाए। इस वाले से काम बनने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि अगर अपन ने पूरी की पूरी थायराइड को हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सर्जरी कर दी, हाइपर थायराइड के पेशेंट में थायराइड हटा दिया, तो यूजुअली क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म मैंने आपको क्या बताया कि इसकी इटियोलॉजी, उसकी इंसिडेंस होती है वो 20 to 40 ईयर्स में कॉमन होता है। यानी एक पेशेंट की एज क्या होती है? 20 to 40 ईयर्स, उनमें ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलती है। तो यदि अगर फर्ज करिए कि 25 ईयर्स का पेशेंट है तो उसके अंदर अगर आपने थायराइड को सर्जिकली हटा दिया तो लाइफ लॉन्ग उसको ये टी3 और टी4 सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ेगा। तो ये अपन यूजुअली नहीं बोलते, ये अपन प्रीफर नहीं करते, अपन कोशिश करते हैं कि एंटी थायराइड ड्रग्स देके और इस ग्रेव्स डिजीज को कंट्रोल करें, क्योंकि पेशेंट्स की जो एज होती है वो काफ़ी यंग होती है। कौन से एंटी थायराइड ड्रग दे सकते हैं? याद रखना है कि इसके साथ बीटा ब्लॉकर भी देने हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स जैसे कि कार्बेमाजोल, मेथेमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल। और जो प्रोपाइल थायोरेसिल है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर प्रेग्नेंट वुमन है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो प्रोपाइल थायरोसिल ड्रग ऑफ चॉइस है। इन एंटी थायराइड ड्रग्स के एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे नो परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म। परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है? जब सर्जरी करते हैं अपन ने निकाल ही दी थायराइड को, तो पेशेंट में टी3 और टी4 बनेंगे नहीं, तो परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और उसको अपन ने टी3 और टी4 लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। तो इसका एडवांटेज है नो परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म, नो पोस्ट रेडिएशन और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। रेडिएशन तो अपन ने दिया ही नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे अपन अभी देखेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन, तो उसमें क्या होगा? रेडियो एक्टिव डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। वो यहाँ नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही काम अपन यहाँ कर नहीं रहे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेज होगा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो ये ड्रग्स हैं ये अपन को बहुत लंबे टाइम के लिए पेशेंट को देते रहना पड़ेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट चलेगा। और चांसेस ऑफ रिकरेंस, एक बार अगर इनको अपन ने रोक दिया तो ये दोबारा भी हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज उस पेशेंट में दोबारा भी हो सकता है, तो रिकरेंस के चांस ज़्यादा है और साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसके? ड्रग्स के, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपन ड्रग दे रहे हैं तो उनकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है, कोई लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, किडनीज वगैरह रिलेटेड ड्रग्स एसोसिएटेड कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद में जो सेकंड टेक्निक है, जो सेकंड टेक्निक है नॉन सर्जिकल, वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। मैंने कल ही बताया था कि आयोडीन 131 अपन देते हैं
और ये क्या होता है, डैमेज करता है थायराइड के टिश्यू को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओरल आयोडीन 131 देंगे। डोज क्या होगी, 8 to 12 माइक्रोक्यूरी। और इन ये 8 to 12 माइक्रोक्यूरी ये ज़्यादा अमाउंट है। यूजुअली जब अपन डायग्नोसिस करते हैं उस टाइम पे अपन 2 से 3 मैक्स 2 से 3 माइक्रोक्यूरी देते हैं। लेकिन अगर उसको डैमेज ही करना है तो 8 to 12 माइक्रोक्यूरी देनी है। और ये क्या करेगा, इनसाइड थायराइड इट प्रोड्यूसेस गामा एंड बीटा रेज। गामा और बीटा रेडियो एक्टिव रेज बनाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो इस तरह से ये नॉन सर्जिकल डिस्ट्रॉइंग है किसका, थायराइड का। ये भी क्या है, परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म कर देगा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि 1 to 2 डोज आर इनफ टू गेन यूथायरॉयडिज्म। यूथायरॉयडिज्म कल मैंने बताया था कि नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग, अगर 1 से 2 डोज दो तो नॉर्मल हो जाएगा। और अर्ली यूथायरॉयड स्टेटस, यानी कि जल्दी इससे ये डिजीज क्योर हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है कि परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म क्योंकि परमानेंटली अपने टिश्यू डैमेज कर दिया किसका, थायराइड का। और रेडिएशन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। अगर एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है तो अपन रेडियोएक्टिव आयोडीन अब्लेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उस रेडिएशन की वजह से ये टेरिटोजेनिक फैक्टर की तरह काम कर सकता है, बेबी में अबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। सिमिलरली लैक्टेशन के टाइम भी अपन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बट इट इज रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब क्या है कि अपन ये करते नहीं है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल करना पड़े तो अपन को कुछ चीज़ें ख्याल में रख के और अपन कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन कॉशियसली। ये किस में होता है, चिल्ड्रंस में सीवियर आई साइंस हो और एरिथमियाज। अब अपन चलते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। सर्जिकल क्या होगा, टोटल थायरॉइडक्टमी, यानी कि पूरी की पूरी थायराइड को अपन रिमूव कर देंगे। लेकिन क्या इंडिकेशन होंगे, अपन ने क्या देखा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स देके अपन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से इंडिकेशन होंगे, ऐसी कौन सी चीजें होंगी, अगर वो प्रेजेंट है तो अपन ने थायरॉइडक्टमी करनी ही पड़ेगी। वो हो सकता है कि पेशेंट्स ओन विलिंग, यानी पेशेंट खुद चाहता है कि वो ड्रग्स पे जी लेगा, वो T3 और T4 सप्लीमेंट्स ले लेगा लाइफ लॉन्ग, उसको ये लफड़ा नहीं चाहिए, वो रिमूव कराना चाह रहा है। तो पेशेंट्स ओन विलिंग, या फिर कंप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं। कल ही मैंने बताया था कि पेशेंट चाहे हाइपोथायराइड का हो, चाहे हाइपरथायराइडिज्म का हो, चाहे एक्टोपिक टिश्यू का हो, किसी का भी हो, अगर उसको कंप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डिस्फेजिया, डिस्पनिया और वॉइस चेंज, सांस लेने में तकलीफ, स्वेलो करने में तकलीफ और बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, वॉइस चेंज हो रही है, तो ये सारे कंप्रेसिव सिम्टम्स है। और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यानी चाहे कोई कुछ भी हो, अपने क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। या फिर रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, कि मेलिग्नेंसी होने के चांसेस है, मेटास्टेसिस इन्वेजन होने के चांसेस है, तो भी आप टोटल थायराइडक्टमी करते हैं। या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट विद फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी में अपने क्या नहीं देना, रेडियोएक्टिव आयोडीन अब्लेशन तो देना ही नहीं है। और अपने ड्रग्स देने की कोशिश की, अपने पीटीयू दिया, उसको प्रोपाइल थायरोसिल दिया बीटा ब्लॉकर्स के साथ, लेकिन वो काम करने में हेल्प नहीं कर रहा, वो उसको क्योर नहीं कर पा रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस प्रेग्नेंट वुमन में अपन को टोटल थायरोइडक्टमी करनी पड़ेगी। अब अपने सर्जरी से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या है कि अपन को पेशेंट को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपन ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपके पास आया और आपने तुरंत उसको ओटी में ले जाके और ऑपरेशन कर दिया। वो आपको पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रेव्स डिजीज़ का हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है और उसमें आप टोटल थायराइडक्टमी कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो, अगर उस थायराइड को आपने छुआ, तो क्या पता वो इतना ही ऐसे नाराज़ हो जाए कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस कर दे। यानी कि T3 और T4 इतना ज़्यादा बना दे कि मतलब बॉडी बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो अपन ने थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस को अवॉइड करना है। आपने सीधा सर्जरी परफॉर्म नहीं करना, आपने पहले उसको वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ख्याल रख के, और फिर ही सर्जरी होगी। और प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने देना है उसको एंटी थायराइड ड्रग्स, जैसे कि प्रोपाइल थायरोसिल। ये आपने कब स्टार्ट करने हैं, 4 to 6 वीक्स प्रायर टू सर्जरी, यानी कि जब आपने सोचा है कि आज से 2 महीने बाद सर्जरी मैंने करनी है आपकी, आप कल से पहले एंटी थायराइड ड्रग्स यानी कि प्रोपाइल थायरोसिल लेना स्टार्ट कर दो। उसके साथ आपने देना है बीटा ब्लॉकर्स। ये आपने कब स्टार्ट करने हैं, एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स प्रायर टू सर्जरी। और आपने देना है लोगोल्स आयोडीन। ये किस फॉर्म में दे सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ये आपने स्टार्ट करना है कब, 10 to 14 डेज प्रायर टू सर्जरी। ये आपने इस इंटरवल पे ये चीज़ें आपने स्टार्ट करनी पड़ेंगी, सो दैट सर्जरी के दौरान थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस ना हो जाए। वरना पता लगे कि आप सर्जरी कर रहे हैं थायराइड की और पेशेंट इन ओटी ऑन बेड उसको थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस आ जाए। और क्राइसिस का क्या मतलब है कि बेसिकली जो उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे, कैसे कोमा, सीजर, ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे, उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, तो आपने वो अवॉइड करनी है। इसके बाद में अपन जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस क्या है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन। ये किस किस टाइप का हो सकता है, पहला होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस। क्रोनिक है तो लिम्फोसाइटिक अपने आप हो जाएगा, सिंस लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है क्रोनिक कंडीशन को, न्यूट्रोफिल्स वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूट कंडीशंस को। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस, इसके क्या एग्जांपल है, हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। कल अपन ने देखा था हाशिमोटो थायरोइडाइटिस किसका कोज था, प्राइमरी
हाइपोथायरॉयडिज्म का। ये मोस्ट कॉमन था उसमें भी और यहाँ भी। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस में मोस्ट कॉमन क्या है, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। उसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी बनती है। ऑटो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेंगी, या तो ये बनेंगी एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेज, एंटी टीपीओ, या ये एंटी थायरोग्लोबुलिन, या फिर एंटी टीएसएच रिसेप्टर, एंटी सोडियम आयोडाइड सिंपोटर्स। टीएसएच जो रिसेप्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो अभी ग्रेव्स डिजीज में बन रही थी, लेकिन वहां कौन सी बन रही थी, स्टिमुलेटरी, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ऐसी भी बन सकती हैं जो उसको बाइंड होके और T3 और T4 का जो रिलीज है वो कम करवा दे, तो वो यहाँ होंगी। यहाँ पे एंटी टीएसएच कौन सी होंगी, इनहिबिटरी एंटीबॉडीज बनेंगी, जो टीएसएच रिसेप्टर पे जाके और उसको बाइंड हो जाएंगी, और टीएसएच को बाइंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, टीएसएच बाइंड नहीं हो पाएगा तो थायराइड बना नहीं पाएगा। तो ये सारा होता है। लेकिन जो 90% केसेस में जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी कौन सी देखने को मिलती है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में, एंटी टीपीओ। 60% में क्या देखने को मिलती है, एंटी थायरोग्लोबिन और एंटी टीएसएच रिसेप्टर्स। और 25% केसेस में क्या होती है, एंटी सोडियम सिंपोटर्स एंटीबॉडीज। दिस इज एसोसिएटेड विद HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DR5। ये बस क्वेश्चन के लिए अपन को एज इट मतलब करना पड़ेगा। इसके बाद में इसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आएंगे, साइंस आएंगे। यानी कि अगर पेशेंट में हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है तो सबसे पहले उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। फिर कुछ टाइम बाद में यूथायरॉयड हो जाएगा, यानी वापस वो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली हाइपोथायरॉयडिज्म लाइफ लॉन्ग। यानी कि उस पेशेंट में पहले हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फिर वापस वो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और फिर वो हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाएगा। इसकी एफएनएसी भी क्या देखने को मिलेगा, शोज लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओरल थायरोक्सिन इफ टीएसएच इज मोर देन 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और इसकी सर्जरी क्या होगी, इफ रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है या फिर कंप्रेसिव सिम्टम्स है तो अपने सर्जरी करनी पड़ेगी। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब अपन देख लेते हैं पोस्टमार्टम थायरॉयडाइटिस। सेम एज सिमोटोस बट नो ऑटो एंटीबॉडीज आर फाउंड। यानी कि इसके सारी जो फाइंडिंग्स हैं, सारे जो सिम्टम्स वगैरह हैं, ये सब कुछ किससे रिजेंबल कर रहे हैं, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस से। लेकिन जो यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज देखने को मिल रही हैं, ये हाशिमोटो में देखने को मिल रही है, लेकिन पोस्टमार्टम थायरॉयडाइटिस में नहीं होंगी, और ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। यानी अपन ने यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रग्स वगैरह इतने देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्योर हो जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, जो दूसरा टाइप है वो क्या होगा, डी क्वेरिनिस थायरॉयडाइटिस, ऑल्सो नोन एज सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस और ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस। इसमें क्या होता है, दिस इज एसोसिएटेड विद HLA-B35। सबसे पहले तो अपन ने मतलब करना है कि इससे एसोसिएटेड होता है HLA-B35। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी इसकी होती है वायरल इन्फेक्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनिशियली पेशेंट इज हाइपरथायरॉयड। यहाँ सिम्टम क्या होंगे, जैसे पिछले वाले में थे, पहले हाइपरथायरॉयड होगा, यूथायरॉयड होगा, फिर हाइपोथायरॉयड होगा, और फिर यूथायरॉयड हो जाएगा। यानी इस तरह से साइक्लिक उसमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। यानी पेशेंट पहले कंप्लेन करेगा कि पहले तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती थी, फिर मैं ठीक हो गया, फिर मुझे ठंड ज़्यादा लगने लगी, फिर मैं ठीक हो गया। उसमें ये चीज़ रिपीट होगी। और इसके क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे, पेनफुल एंड टेंडर थायरॉयड स्वेलिंग। यानी कि जो थायरॉयड की स्वेलिंग है वो पेनफुल होगी, और उसमें फीवर देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। एफएनएसी क्या देखने को मिलेगा, नॉन एपिथेलियोइड ग्रेनुलोमा। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली बट पेन किलर्स कैन बी गिवन बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। अगर ज़्यादा पेनफुल है तो अपन पेन किलर दे सकते हैं, वरना ये भी अपने आप हील होने वाली कंडीशन है, इसमें और कोई ड्रग देने की और कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपन चलते हैं रिडल्स थायरॉयडाइटिस। इसकी जो इटियोलॉजी है वो अननोन है, किस वजह से ये पता नहीं है। एंड इट इज इन दिस थायरॉयड पेरेन्काइमा इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। यानी यहाँ पे जो थायरॉयड की बेसिकली जो पेरेन्काइमा है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, फाइबर टिश्यू से। और फाइब्रस टिश्यू से अगर रिप्लेस हो रही है तो इसकी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टोनी और वुडी थायरॉयड। और दिस इज एसोसिएटेड विद रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस और रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोसिस, मीडियास्टेनल फाइब्रोसिस और स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। यानी इन कंडीशन से ये डिजीज एसोसिएटेड होती है। पेशेंट विल रिमेन हाइपोथायरॉयड फ्रॉम बिगनिंग। जैसे पहले क्या हो रहा था कि पहले हाइपरथायरॉयड था, फिर यूथायरॉयड हो रहा था, फिर हाइपोथायरॉयड हुआ, ये हाशिमोटो में हुआ। डिक्वेरनेस में क्या था, पहले हाइपरथायरॉयड हुआ, फिर यूथायरॉयड, फिर हाइपोथायरॉयड, फिर वापस यूथायरॉयड। लेकिन अगर रिडल्स थायरॉयडाइटिस है तो पेशेंट फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगा, हाइपोथायरॉयड ही होगा। यूथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड में सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे ही नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, स्टेरॉइड्स। और क्या दे सकते हैं, टेमोक्सिफेन। और क्या दे सकते हैं, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल, या फिर थायरोक्सिन। और अगर इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी तो क्या होगी, ये फाइब्रोसिस इन्फिल्ट्रेट और इन्वॉल्व सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। सर्जरी कब करनी पड़ेगी, जब फाइब्रोसिस सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में इन्फिल्ट्रेट करने लग जाए।
तो ये अपने रिडल्स थायरोइडाइटिस देख लिया। इसके बाद में अपन चलते हैं एक्यूट सुपरेटिव थायरोइडाइटिस। एक्यूट सुपरेटिव थायरोइडाइटिस में क्या है, इट इज़ वेरी रेयर कंडीशन सीन इन चिल्ड्रंस। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई पेशेंट दे रहा है वो चिल्ड्रन है और थायरोइडाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिएगा कि शायद वो एक्यूट सपोरेटिव थायरोइडाइटिस के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है। इसकी ईटियोलॉजी क्या होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और एनारोब्स। तो ये इसके इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इसकी जो रूट्स हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं, आइदर डायरेक्ट, यानी कि अगर कोई डायरेक्ट कैसे हो सकता है, अगर ट्रॉमा है तो इस वजह से भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हेमाटोजेनिक स्प्रेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पर्सिस्टेंट पायरिफॉर्म साइनस। अभी पायरिफॉर्म साइनस क्या होता है, ये कनेक्ट करता है ओरोफेरिंक्स को थायराइड से। कब, जब इंट्रायूटेरल डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन ये डिसअपीयर हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, persistent रह जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है थायराइड का, क्योंकि ओरोफेरिंक्स से ये बैक्टीरिया डायरेक्टली थायराइड में चले जाते हैं इसकी हेल्प से। और ये पायरिफॉर्म साइनस किससे बनता है, फोर्थ ब्रेकियल आर्क से, यानी कि फोर्थ ब्रेकियल आर्क की कोई एनोमली है, उसकी वजह से persistent रहेगा, उसकी वजह से जो ओरोफेरिंक्स से बैक्टीरिया है वो थायराइड के गेन कर लेते हैं एक्सेस, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगी और फीवर होगी। और ट्रीटमेंट क्या होगा, अपन इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपन ने सारे के सारे बिनाइन कंडीशंस कवर कर लिए, इंक्लूडिंग हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाशिमोटो एंड ग्रेव्स। और अगली वीडियो में अपन जो इसका लास्ट पोर्शन है मेलिग्नेंसी, वो अपन कवर करेंगे। इसके बाद में अपन थायराइड को ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल प्रेफरेंस है कि कोई टॉपिक पूछना है, कोई डिस्कस करना है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं थायराइड के बारे में वो टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।